बच्चों, लॉन्ग वायर के एक दो केसेस और करके और उसके बाद अगले टॉपिक एम्पियर्स लॉ पे जाएंगे। एक दो सवाल और कर लें। देखिए, ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट है आई। ये एक दूसरी करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट है 4I। दोनों वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। आप सभी लोग अगर राइट हैंड रूल सीख चुके हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से देख सकते हैं। बच्चों, इस जगह अगर हम पहले कंडक्टर से देखें, राइट हैंड के थंब का प्लेसमेंट करके, उसके बाद फिंगर्स जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर की तरफ करके अपने हाथ का प्लेसमेंट अगर हम करें और पाम को पीछे से पुश करें तो आप देखेंगे कि जो आपका हाथ है वो बाहर की तरफ आएगा। तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। इसी तरह इसी जगह मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आई करंट से ही क्यों आएगा, 4I से भी आएगा। आसपास जितनी भी करंट हैं वो सभी इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड भेजेंगे। तो राइट हैंड का थंब इस करंट फ्लो के अलोंग रख के और फिंगर्स इस तरह से जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उधर की तरफ रख के पाम को पीछे से पुश करें तो हाथ बाहर की तरफ आएगा। तो दोनों ही करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भेज रही हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? करंट आई और करंट 4I हमने दोनों ही करंट से राइट हैंड की हेल्प से चेक कर लिया। तो दोनों ही करंट से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आना चाहिए। जरा रेस्पॉन्स दे दीजिए एक बार, यस और नो। तो इस रीजन में दोनों ही वायर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड भेज रही हैं। इसी तरह से अगर हम इधर देखें तो करंट 4I के अलोंग हमने राइट हैंड का थंब रखा और फिंगर्स इधर की तरफ खोल दी, ये देखने के लिए कि इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पुश फ्रॉम बैक, तो ये आया इनवर्ड। इसी तरह इस करंट से चेक किया कि ये जो करंट है ये राइट मोस्ट रीजन में किस डायरेक्शन में करंट को भेजेगी, इससे चेक किया तो इससे भी इनवर्ड ही आया। रेस्पॉन्स दीजिए यस और नो। राइट हैंड की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं दोनों ही करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दे रही होंगी। अभी एक और रीजन बचा है, वो है बिटवीन द वायर्स। अगर हम बिटवीन द वायर्स देखें तो इस करंट से, करंट आई से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में किस डायरेक्शन में आएगा। राइट हैंड का प्लेसमेंट सही से कीजिए और देखिए कि इसके अकॉर्डिंग इनवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और 4I करंट से जरा पूछ लीजिए एक बार, 4I करंट से पूछिए, उसके अकॉर्डिंग जब आपने हाथ का प्लेसमेंट किया तो उससे आउटवर्ड आ रहा होगा। से यस और नो। सही कह रहा हूं मैं? सभी लोग जरा एक बार रेस्पॉन्स देंगे प्लीज। तो दोनों करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है हर जगह। तो मैंने इस तरह से देखा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट मोस्ट रीजन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, राइट मोस्ट रीजन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं और दोनों वायर के बीच में जो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हैं। सही है ना? लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट और बिटवीन द वायर्स, इनमें से वो कौन सा रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? रिप्लाई कीजिएगा जरा। ये जो तीन रीजन आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट और बिटवीन द वायर्स, इनमें से वो कौन सा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? 0 हो सकता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे तो सुहेमा, यहाँ पर तो दोनों पैरेलल है ना, तो अगर पैरेलल है तो जुड़ जाएंगे सुहेमा, ये तो जुड़ जाएंगे, ऐसे ये भी जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। ठीक कह रहा हूं मैं? तो इस सवाल में एग्जामिनर यही पूछेगा, वो आपसे ये कह सकता है कि लोकेट द पोजीशन where
मैग्नेटिक फील्ड इज 0। लोकेट द पोजीशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। उस लोकेशन को बताइए, लोकेट कीजिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। तो आपको ये सोचना होगा कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में तो नहीं हो सकता, दोनों वायर के बीच में ही कहीं होगा। तो मान लेते हैं कि ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मान लेते हैं इस करंट से x डिस्टेंस पे, तो फिर दूसरी वायर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d माइनस एक्स। तो इन लोकेशन पे जो करंट I है, ड्यू टू करंट I कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट I की वजह से इन लोकेशन पे, तो हम कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πx। समझ गए क्या? जरा रेस्पॉन्स दे दो। जो करंट I है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड इस x डिस्टेंस पर आएगा, तो वायर की लेंथ गिवन नहीं है और कम से कम एक किनारा फ्री छोड़ दिया जाए तो उसको लॉन्ग वायर कहते हैं। इसके तो दोनों ही फ्री छोड़ रखे हैं, तो ये लॉन्ग वायर कंसीडर होगी। और लॉन्ग वायर से x डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो न्यू नॉट I अपॉन 2πx इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। क्या डायरेक्शन होगी इसकी? इनवर्ड डायरेक्शन होगी। और इसी जगह अगर मैं 4I करंट से देखूं, ड्यू टू करंट 4I, कौन सी करंट से देखूं? ड्यू टू करंट 4I। अगर हम 4I करंट से इसी जगह पर देखें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर से देखें तो इस कंडक्टर की लेंथ गिवन नहीं है, आप इसको लॉन्ग वायर लेंगे। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2π, और जो भी डिस्टेंस है लोकेशन की वायर से जो कि d माइनस एक्स है, आप राइट हैंड से चेक कर सकते हैं कि ये आउटवर्ड आएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस लोकेशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, आप ये चाहते हैं कि बी नेट जो है वो 0 हो, तो उसके लिए जो पहली वायर से मैग्नेटिक फील्ड आया है और जो दूसरी वायर से मैग्नेटिक फील्ड आया है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन में अपोजिट है तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 2πx और B2 की वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 2π d माइनस एक्स। इसको आप बराबर रख दीजिए। म्यू नॉट I और ये 2π हो जाएंगे कैंसिल। तो 1 अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपॉन डी माइनस एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। d माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। आई एम सॉरी, कहीं गलती हुई है हमसे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमसे गलती हुई है। बताइए कहाँ पे गलती हुई है? ये करंट 4I है। कितनी करंट है ये? 4I। तो सेकंड कंडक्टर का जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते तो उसकी जो करंट है वो I नहीं, वो करंट है 4I। तो इसकी जगह आप यहाँ पे 4I रख दीजिए। दिस इज B2। तो जब आप B2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं तो ये करंट जो है यहाँ पर वो 4I होगी। तो आपका सिर्फ यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ है? एक तो म्यू नॉट I जो है वो आपका कैंसिल हो गया है, म्यू नॉट I। तो म्यू नॉट I सिर्फ म्यू नॉट और I से कैंसिल होगा, मतलब 4 अभी भी बचा हुआ होगा। तो 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे बचा हुआ है 4 अपॉन डी माइनस एक्स। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, d इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू आ गई d बाई 5। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, बात समझ में आई या नहीं? दो वायर आपको दे रखी थी, एक में करंट I और दूसरे में 4I। मैंने कहा किस जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो पहले तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट मोस्ट रीजन में और राइट मोस्ट रीजन में क्या है और दोनों वायर के बीच में क्या है। पहले तो ये अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। और उस केस में जब आपको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल आ गया है तो वो रीजन होगा जिसमें आपको ये लोकेशन मिलने वाली है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो वहां पे अपनी तरफ से कोई भी आपने जगह कंसीडर की, एक वायर से x डिस्टेंस पे, तो दूसरी से देखा कितना है और फिर इक्वल अपोजिट कर दिया। ठीक है, तो कार्तिक शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। आपने कहा कि सर ये सवाल आप पहले करवा चुके हो, पर मुझे लगता है कि ये सवाल मैंने अभी नहीं करवाया था। नहीं था रिकॉर्डिंग में कार्तिक? बच्चों नहीं था ना रिकॉर्डिंग में? बताओ था या नहीं था, बताओ। ये सवाल रिकॉर्डिंग में था या नहीं था? नहीं था ना, वही तो कह रहा हूं, नहीं था। चलो अगला सवाल। तो रिकॉर्डिंग में जो था उसमें 3 वायर थी, 3 वायर, उसमें 3 वायर थी। कॉन्सेप्ट था, सवाल तो नहीं था ना एज इट, कॉन्सेप्ट था। हाँ अब लिखा है इसने सेम था, टाइप सेम था।
ये है दो पैरेलल वायर, लेकिन इसमें करंट इस बार एंटी पैरेलल I और 4I, और ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। जी हाँ, इन्फिनिटी पर भी 0 होगा, इन्फिनिटी पर भी 0 होगा। और इसके अलावा दोनों वायर के बीच में एक वायर से d/3 डिस्टेंस पर 0 था पिछले सवाल में। इस सवाल में भी लैंग्वेज एकदम सेम लिख दीजिए। लोकेट द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। लोकेट द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बच्चों सबसे पहले आप फर्स्ट वायर से देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट वायर से देखिए। जब आप हाथ का प्लेसमेंट करके देखेंगे फर्स्ट वायर से, तो आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा फर्स्ट वायर से, है ना। मेरे कहने से मत मानिए, अपने राइट हैंड से चेक कीजिए। उसके बाद जो सेकंड वायर है उसमें देखिए, करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब रखिए और फिर अपने हाथ का प्लेसमेंट करके देखिए। पाम को पीछे से पुश करके देखिए, ये इनवर्ड आ रहा होगा, बोलिए यस सर। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर फिंगर्स पुश फ्रॉम बैक। तो आप जब लेफ्ट मोस्ट रीजन में देख रहे हैं तो दोनों ही करंट से देखिए। पहली करंट कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड होना चाहिए, जबकि दूसरी करंट कह रही है इनवर्ड होना चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। आप राइट मोस्ट रीजन में जाकर देखिए, राइट मोस्ट रीजन में, तो जब आप पहली वाली करंट से देखेंगे, पहली वाली करंट से देखिए तो ये आएगा इनवर्ड। और जब आप दूसरी करंट से देखेंगे, ये जो करंट है इससे देखेंगे, तो ये आएगा आउटवर्ड। से यस सर। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, फिंगर्स उधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं। दोनों ही करंट से आप चेक करेंगे हमेशा, तो इस रीजन में भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल ही आ रहे हैं। यस। अब देखो बिटवीन द वायर्स, बिटवीन द वायर्स थंब करंट फ्लो के अलोंग, फिंगर्स इनवर्ड, थंब करंट फ्लो के अलोंग, फिंगर्स पुश फ्रॉम बैक, इनवर्ड। से यस सर। दोनों हाथों का प्लेसमेंट, सॉरी राइट हैंड का प्लेसमेंट दोनों करंट के हिसाब से करके देखिए, मेरे हिसाब से इनवर्ड ही आएगा। ठीक कह रहा हूं मैं? तीनों रीजन में देखा, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, बिटवीन द वायर्स, तीनों जगह देखा। बताइए बेटा कि वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता? वो कौन सा रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता? मैंने कहा नहीं हो सकता, सुन लिया करो ध्यान से। नहीं हो सकता, कहां नहीं हो सकता? जी हाँ, बिटवीन द वायर्स नहीं हो सकता, बिटवीन द वायर्स नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बिटवीन द वायर्स नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे पैरेलल है। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसने कहा कि वो कौन सी जगह है, लोकेट कीजिए जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो सबसे पहले ये अंदाजा लगाना होता है कि कौन से रीजन में हमें ये सपोज करना है। तो आप बिटवीन द वायर इस बार सपोज कर ही नहीं सकते, आपको लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट करना होगा। तो ऐसे केस में बच्चों छोटी वाली करंट के पास करना चाहिए। लेफ्ट मोस्ट भी कर सकता हूं, राइट मोस्ट भी कर सकता हूं, लेफ्ट मोस्ट भी कर सकता हूं, राइट मोस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन करूंगा किधर? छोटी वाली करंट के पास, जो करंट मैग्नीट्यूड में छोटी है उसके पास। तो इस करंट से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये जो सभी लोकेशन यहां पर हैं इन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, मान लेते हैं। तो इस जगह करंट I की वजह से, ड्यू टू करंट I, ड्यू टू करंट I कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πx। से यस और नो, और डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। जल्दी जल्दी से रेस्पॉन्स दे दो। पहले कंडक्टर से अगर मैं चेक करूं तो करंट जो है उसके अलोंग थंब रखा, फिंगर्स लेफ्ट साइड में खोल दी, हथेली बाहर की तरफ चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। क्योंकि वायर की लेंथ गिवन नहीं है, आप इसको लॉन्ग वायर मानेंगे, एजेस फ्री छोड़े हुए हैं। तो म्यू नॉट I अपॉन 2πx। इसी तरह से जो आपकी दूसरी वायर है जिसमें करंट है 4I,
ड्यू टू करंट 4I, जब आप उससे देखेंगे ड्यू टू करंट 4I इस लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो भी एक लॉन्ग वायर है क्योंकि उसकी लेंथ दी नहीं है, उसके भी एजेस को फ्री छोड़ा गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। और क्या डिस्टेंस है इस लोकेशन की इस वायर से, ये कितना डिस्टेंस है बच्चों, ये है d प्लस एक्स। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो ये d प्लस एक्स हो जाएगा। और आप राइट हैंड से जरा डायरेक्शन को देख के चलिएगा, ये इनवर्ड है। रेस्पॉन्स प्लीज। तो इस लोकेशन पे पहली वायर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दे रही है, दूसरी वायर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दे रही है, तो एंटी पैरेलल हैं, बस मैग्नीट्यूड में अगर बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे लिखना चाहिए कि फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो, अगर आप चाहते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो, तो उसके लिए जरूरी है कि B1 और B2 बराबर हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि B1 और B2 बराबर हो जाए। तो B1 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और B2 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d प्लस एक्स, बराबर रख दीजिए। म्यू नॉट आई से कैंसिल हुआ, 2 पाई से कैंसिल हुआ। व्हाट वी हैव इज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर से वही गलती, कौन सी गलती, फिर से वही गलती, ये करंट 4I है। कहां ध्यान है तुम्हारा, ये करंट 4I है। इस करंट को 4I लिखो, क्या लिखो करंट को 4I, तो ओनली I कैंसिल हुआ है, 4 बच रहा है, 4 अपॉन d प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन d प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, d प्लस एक्स इज 4x, d इज इक्वल टू 3x, x टूवर्ड्स लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और इसके अलावा इन्फिनिटी पर तो जीरो होगा ही होगा। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी क्या है, रिलेटिव टर्म है, हर किसी का इन्फिनिटी अलग अलग। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, हर किसी का इन्फिनिटी अलग अलग। इन्फिनिटी की तो डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब बियॉन्ड द रीच, करंट का मैग्नेटिक फील्ड जिस जगह ना पहुंचे उस करंट के लिए वो इन्फिनिटी है। ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं कार्तिक, नालायक, कार्तिक नालायक। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जीरो हुआ, क्या आंसर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जीरो हुआ, क्या आंसर देंगे? ये करंट I है और ये करंट 4I है। कहां पे जीरो हुआ? हम कहेंगे फर्स्ट वायर से d/3 डिस्टेंस लेफ्ट में, इन सभी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसके अलावा माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो होगा। कार्तिक कह रहा है जी वायर पे भी तो जीरो होगा, और इसीलिए मैं कार्तिक को नालायक कह रहा हूं। बोलो क्यों? भाई किसी वायर पे उस वायर का ही तो जीरो होगा। अगर आप कह रहे हैं कि इस वायर पे इस पॉइंट पे बताओ सर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखो इस वायर की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन इसकी वजह से तो कोई वैल्यू आ रही होगी, इसकी वजह से तो कोई वैल्यू आ रही होगी। कोई वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ड्यू टू द वायर अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। लेकिन जो दूसरी वायर है, वो दूसरी वायर तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड भेज रही होगी ना। बोल कार्तिक, गलती समझ में आई कि नहीं हुई? तभी मैंने कहा कि ये सवाल उस सवाल से अलग है जो रिकॉर्डिंग में था, उसमें 3 वायर थी, वो अलग है। उसके कंक्लूजन यहां लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। कॉन्सेप्ट सीखो और फिर उसको अप्लाई करो। बोलो बात समझ में आई मैंने क्या कहा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटी वाली करंट से d/3 डिस्टेंस पर जीरो होगा, इसके अलावा इन्फिनिटी पर जीरो होगा। मैंने कहा इन्फिनिटी क्या है कि बियॉन्ड द रीच की कोई भी करंट जिस जगह अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंचा पा रही है उस करंट के लिए वो इन्फिनिटी है। ठीक है, जैसे जब से ये धरती बनी है, ह्यूमंस के लिए भी इन्फिनिटी देखो अलग अलग है। पहले शायद चांद ही हमारे लिए इन्फिनिटी था क्योंकि हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चांद पे हम पहुंचे, तो अब चांद हमारे लिए इन्फिनिटी नहीं, अब मार्स भी हमारे लिए इन्फिनिटी नहीं है। समझ गए ना? इन्फिनिटी इज लाइक बियॉन्ड द रीच which you cannot define. Now we can define the moon, we can define the Mars, that is not infinity for us. तो इसलिए मैंने कहा कि इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, तो जिस जगह किसी करंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंचा तो उसके लिए वो इन्फिनिटी है। ठीक कह रहा हूं मैं? आगे चले बच्चों, हेडिंग डालेंगे
ना 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 ना, हेडिंग नहीं डालेंगे अभी 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 एक एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल, एक्सियल पोजीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये हेडिंग डालेंगे। एम्पियर्स लॉ में हेडिंग डालने वाला था पर उससे पहले ये केस रहता है अभी। ये बेसिकली 12th क्लास के सिलेबस में एक डेरिवेशन की तरह शामिल किया गया है और स्कूल टीचर काफी पूछते हैं इसको, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता था। लेकिन इसका अब फाइनल आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब तो 12th क्लास में ये कहा गया है ना कि जो जो पहले वाला जो एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर वाला, उस वो एमसीक्यू टाइप होगा, मतलब फाइनल आंसर पूछा जा सकता है। लेकिन चलिए आया कहां से मैं वो भी बताऊंगा। तो एक्सियल पोजीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल, बच्चों ये है कोई सर्कुलर कॉइल, बताओ ये ऐसे बनाया गया है तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। ये जो ऐसे बनाया गया है, ये इसकी रेडियस है आर, दिस रेडियस इज आर। यस सुहेमा, वेल डन। और ये डिस्टेंस x है और यहाँ पर एक पॉइंट है P जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बच्चों ये ऐसे क्यों बनाया गया है जरा सुनिएगा। जैसे क्या आप लोग स्क्रीन पर मुझे देख सकते हैं? अगर इस सरफेस पर ये रिंग ऐसे रखी हो लाइक दिस हमारे रजिस्टर पे या मेरे बोर्ड पे, तो मैं रिंग को रजिस्टर पे इस तरह से बनाऊंगा, ये ऐसे वो रखी हुई है। गॉट इट? लेकिन अगर यही रिंग हमारे रजिस्टर पे इस तरह से रखी हो ऐसे लाइक दिस, तो इस चीज को अपने रजिस्टर पे कैसे बनाया जाएगा, समझ गए? ऐसे, जैसा कि मैंने अभी बना के दिखाया है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसमें एक करंट का फ्लो हो रहा है आई, एक करंट का फ्लो है इस रिंग में, इस तरह से ये करंट का फ्लो है आई, ऐसे इसमें करंट घूम रही है और इस लोकेशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, साथ साथ करेंगे सब, साथ साथ करिए। बच्चों इसमें जो लेफ्ट साइड है, कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। इसमें जो लेफ्ट साइड है, ये ब्लैक कलर से दिखाता हूं, लेफ्ट साइड, ये है रजिस्टर के बाहर। और जो राइट साइड है, राइट साइड ये है रजिस्टर के अंदर, और हमेशा यही इसका मतलब होता है, ऑलवेज। रजिस्टर के बाहर, रजिस्टर के अंदर, मीनिंग समझ में आया क्या? ये देखो रजिस्टर ऐसे रखी है रिंग, तो आधा हिस्सा रजिस्टर के अंदर है और आधा रजिस्टर के बाहर है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आधा हिस्सा बाहर है और आधा अंदर। तो बाहर लेफ्ट वाली जो साइड है उसको बाहर कंसीडर करते हैं और राइट वाली को अंदर। रेस्पॉन्स दीजिए यस और नो। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो डायग्राम ऐसे बनाया गया है, इसमें किस साइड को बाहर और किसको अंदर लिया जाता है वो मैंने आपको बताया। समझ में आ गया सबको? वाह वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो, कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। तो इस जगह जो एलिमेंट है, इस जगह एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, सभी लोग अब साथ साथ करेंगे। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, इस जगह ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट डीएल वेक्टर ले लिया ना। अगला स्टेप, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको एलिमेंट से मिला दीजिए। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको एलिमेंट से मिला दीजिए। पॉइंट और एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस ये हो गई।
कार्तिक और नमन हाथ नीचे करो। हाथ बस वो बच्चा उठाए जिसको कोई डाउट हो, कुछ बात करनी हो, बीच में कोई बात समझ नहीं आई हो। तो इसमें आपने एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा डीएल, एलिमेंट ले लिया आपने डीएल, और दूसरा स्टेप की एलिमेंट को आपने उस पॉइंट से मिला दिया जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस एलिमेंट की वजह से, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, magnetic field at given point, due to small element magnetic field at given point। तो बच्चों स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कौन बताता है? बायो सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा की जगह मैंने 90 क्यों लिखा? जितने बच्चों को पता है वो हाथ उठा दें प्लीज। कितने बच्चों को ये पता है कि ये थीटा मैंने 90 क्यों लिखा? हाथ उठाएंगे प्लीज। अश्विन, अपूर्वा, नमन सारस्वत, निशांत, सुहेमा, कार्तिक, प्रियांक शुक्ला, नमन पाराशर, खुशी एंड अश्वनी, खुशी गुप्ता जी। वेक्टर, फिर हम लेते हैं पॉइंट और एलिमेंट को मिला के आर वेक्टर, और फिर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं। बेसिकली डीएल वेक्टर कहां पर है? तो मैंने कहा कि ऐसे रिंग रखी हुई है, ऐसे रिंग रखी हुई है लाइक दिस, और ये एलिमेंट ऊपर वाला। तो करंट जो है वो इस टाइम ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है रजिस्टर में अंदर। तो जो करंट की डायरेक्शन है वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है जेड माइनस जेड, रजिस्टर के अंदर या बाहर आते हुई करंट है ना, परपेंडिकुलर है डीएल वेक्टर। तो रजिस्टर पे बनी हुई कोई भी लाइन उसके साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, इसलिए जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री हुआ। आई होप आपने यही सोचा होगा। तो अगला स्टेप बच्चों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो प्लीज साइन 90 की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 पुट कर दीजिए, और आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। लिख दिया? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ हाथ उठा के रखना अगर किसी को डाउट हो प्लीज। वैसे मैंने कहा कि इसका फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम पूरा तरीका ही सीख लो तो तुमसे अच्छा कौन है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं आगे चलूं? आप सभी अच्छे बच्चे जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए इस dB की डायरेक्शन की बात कर लें। dB की डायरेक्शन की बात कर लें। देखिए कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूं। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो उसका कुछ मीनिंग होता है। ये थोड़ी देर पहले मैं क्यों कह रहा था कि ये वो साइड होती है जो रजिस्टर के बाहर है, ये वो साइड होती है जो रजिस्टर के बाहर है, ये वाली, और ये वो साइड होती है जो रजिस्टर के अंदर है। क्यों बोल रहा था मैं? जिससे कि आप करंट का फ्लो सही से सोच पाए, आप करंट का फ्लो सही से सोच पाए। तो जो पिंक कलर से बनी हुई है वो रजिस्टर के बाहर वाली साइड है, और जो रेड कलर से बनी हुई है वो अंदर वाली साइड है। और आप इस जगह बैठकर देख रहे हैं, इस जगह यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो बताइए आपको करंट का फ्लो कैसा नजर आ रहा है? इमेजिन कीजिए जरा, देखो कितने इमेजिनरी हैं आप, कितने इमेजिनरी हैं आप, जरा सोचिएगा। रजिस्टर के बाहर वाली साइड कौन सी है और रजिस्टर के अंदर वाली साइड कौन सी है? मैंने बताया पिंक कलर वाली जो साइड है वो रजिस्टर के बाहर है, और रेड कलर वाली रजिस्टर के अंदर। मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो लाइक दिस, ये रिंग कुछ इस तरह के बताइएगा।
आप लोगों को मैं नजर आ रहा हूं? प्लीज बताइए एक बार हाथ उठा के। आ रहा हूं नजर? मेरे हाथ में रिंग भी नजर आ रही है सबको? रिंग नजर आ रही है मेरे हाथ में? ठीक है। साइड है बाहर वाली साइड और ये अंदर वाली साइड है, और इसमें बाहर वाली साइड में करंट ऊपर जाके ऐसे अंदर आ रही है, तो मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। आप अपने सामने रख के देख लीजिए रिंग को, क्लॉकवाइज दिख रहा है। बताइए दिख रहा है कि नहीं क्लॉकवाइज? ऐसे जा रही है लाइक दिस। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग फिंगर्स पीक की तरफ करके देखिए, डीबी की डायरेक्शन ये आएगी। जरा हाथ का प्लेसमेंट कीजिए, यस और नो कीजिए हाथ का प्लेसमेंट। ये जो आपने डीएल जिस जगह लिया है, डीएल इस जगह से करंट अंदर जा रही है रजिस्टर में, अंदर यहां से अंदर जा रही है और घूम के अंदर से फिर ऐसे बाहर आ रही है। ये है करंट का फ्लो। तो जिस जगह मैंने डीएल लिखा है उस जगह करंट अंदर जा रही है, यस और नो? तो राइट हैंड का थंब इस जगह, राइट हैंड का थंब इस जगह रजिस्टर पे अंदर की तरफ रख दीजिए और फिंगर्स जो ब्लैक कलर से मैंने लाइन बनाई हुई है, आपका हाथ इस लाइन के अलोंग आ जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये वाली ब्लैक वाली, आपका हाथ इस लाइन के अलोंग आ जाएगा। थंब आपने जहां डीएल है वहां पे रख दिया, रजिस्टर के अंदर की तरफ, फिंगर्स पी की तरफ रख दी। जब आप पुश फ्रॉम बैक करोगे तो जैसे मैंने डीबी बनाया है, आपका हाथ वैसे ही चला होगा। अश्विन और कार्तिक के हाथ उठे हुए हैं, मतलब इनको डाउट है कुछ? जहां डीएल है, डीएल है वहां पे डीएल की डायरेक्शन क्या है? करंट फ्लो के अलोंग। तो करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, फिर ऐसे बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर ऐसे बाहर आ रही है। ये डीबी आया। थैंक यू सो मच। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, से यस सर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, से यस सर। जरा डीबी के कंपोनेंट कर दीजिए, डीबी के कंपोनेंट कर दीजिए। बताइए डीबी का ये कंपोनेंट कितना आएगा इधर की तरफ, और डीबी का ये कंपोनेंट कितना आएगा इधर की तरफ? जल्दी से बता दीजिए ये कंपोनेंट कितने कितने होंगे। तो ये कंपोनेंट होगा डीबी कॉस 90 माइनस थीटा, डीबी कॉस 90 माइनस थीटा, और ये होगा डीबी साइन 90 माइनस थीटा। सही कह रहा हूं? ये आपके डीबी के दो कंपोनेंट हो गए, डीबी कॉस 90 माइनस थीटा, डीबी साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सही लिखा मैंने? डाउट हो तो हाथ उठा देना है प्लीज, इशारा कर देना है। तो इस जगह एक एलिमेंट लिया और डीबी को रिप्रेजेंट किया, ये आपके डीबी की वैल्यू है। फिर मुझे डीबी की डायरेक्शन भी बनानी थी, तो मैंने डीबी की डायरेक्शन बनाई। कूल प्यारे बच्चों, अगर मैंने एलिमेंट यहां लिया होता, यस अश्विन स्पीक। अनम्यूट कीजिए अश्विन, पूछिए कुछ कहना चाहते हैं तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मुझे वो डीबी cos थीटा डीबी sin थीटा पर समझ नहीं आ रहा है। वो आपने जो कंपोनेंट नीचे किया है अपने बेटा। बनाया था डीबी के, वो ऐसा कंपोनेंट में करा है मुझे को। तो वो जहाँ आपने डीबी sin थीटा, मुझे डीबी cos थीटा लग रहा था। इसका पूछ वो डीबी cos थीटा का अब भी डीबी लग रहा sin है? अब थीटा समझ का। आ गया? ये एंगल कितना है अश्विन, ये वाला? 90 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना लिखूं? तो डीबी sin थीटा पे आएगा। हाँ तो वही तो लिखा है, ओके, डीबी कॉस 90 माइनस थीटा, यस सर, हो गया आपको। और ये डीबी साइन 90 माइनस थीटा। पक्का हो यस गया? सर। ठीक हाँ है। सर, अब हो गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सोचिए कि अगर एलिमेंट मैंने जहां ले रखा है, जिस जगह एलिमेंट मैंने ले रखा है वहां नहीं, उसके जस्ट अपोजिट जाके लूं, जहां एलिमेंट ले रखा है उसके जस्ट अपोजिट जाके लूं, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर देखूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, से यस और नो। क्योंकि यहां से करंट अगर अंदर जा रही है तो यहां से करंट बाहर आएगी, यहां से करंट अगर अंदर जा रही है जो आपने एलिमेंट ले रखा है, तो इसके अपोजिट यहां से बाहर की तरफ आएगी। जब आप इसको इस पॉइंट से मिलाओगे
अपने राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग मतलब रजिस्टर के बाहर की तरफ रखोगे, फिंगर्स ऐसे खोलोगे तो डीबी इस तरह से आएगा। और इस डीबी के ये जो डीबी आएगा जब इसके कंपोनेंट करोगे तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। रिप्लाई कीजिए यस और नो। मानते हैं? मानते हैं? जरा रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से यस और नो। मतलब जहां मैंने एलिमेंट लिया हुआ है अगर मैं जस्ट उसके अपोजिट एलिमेंट को देखूं तो मुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि ये जो ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कौन कैंसिल नहीं होंगे जरा बताना? कैंसिल कौन हो जाएंगे? कॉस थीटा वाले कंपोनेंट। कौन कैंसिल नहीं होंगे? साइन थीटा वाले कंपोनेंट। वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे तो वो जुड़ते जाएंगे। इसका मतलब इस जगह जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके जुड़ने से आएगा, किसके सम से आएगा? किसके सम से आएगा इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड? सभी डीबी साइन थीटा कंपोनेंट्स के जुड़ने से आएगा। जितने भी ये छोटे छोटे एलिमेंट मैं इस रिंग पे ले सकता हूं, इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स के जो डीबी साइन थीटा कंपोनेंट होंगे वो आपस में जुड़ते जाएंगे और उन सब के जुड़ने से इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। रेस्पॉन्स प्लीज। बात समझ में आ गई हो तो हाथ उठा दो जरा एक बार। तो इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सभी डीबी साइन थीटा कंपोनेंट्स के जुड़ने से आएगा, क्योंकि डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। डीबी की वैल्यू क्या है? डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये डीबी की वैल्यू है। और वापस डायग्राम पे जाइए और ध्यान से मुझे देख के बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ध्यान से देख के बताइए। साइन थीटा की वैल्यू क्या? आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसमें यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे एक्स, यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर मुझे चाहिए साइन थीटा तो आप क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहेंगे या नहीं? बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्लीज साइन थीटा को और रिप्लेस कर दीजिए। तो ये साइन थीटा और इसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर क्यूब कैपिटल आर। यही हुआ। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर क्यूब इंटू कैपिटल आर। बच्चों स्मॉल आर जो है उसकी वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब समझते हैं ना, पावर हाफ। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2 ये स्मॉल आर की वैल्यू है। स्मॉल आर की ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जहां चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन स्मॉल आर की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ। ये किसकी जगह लिखा है मैंने? स्मॉल आर की जगह। पर आप देखिए ध्यान से, स्मॉल आर का क्यूब था तो स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन क्यूब अभी भी है और ये ऊपर कैपिटल आर। सभी कोएफिशिएंट्स को बाहर निकाल दो। म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। समझ गए 3/2 कैसे आया? 1/2 पावर ये है, 3 ये है, तो बन गई 3/2। और इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचा। ये आपके नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 पाई आर। पूरी लेंथ की लिमिट लगा दीजिए। जो आपका डीएल है वो क्या था जरा देख लीजिए। डीएल ये छोटा सा एलिमेंट था यहाँ पर। पूरा 0 से 2 पाई आर पूरी लेंथ की लिमिट लगा दीजिए। इस पे इनफाइनाइट एलिमेंट रहे होंगे तो 0 से 2 पाई आर मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी। म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। बोलो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होगा। लिमिट है 0 से 2 पाई आर यार। और अगले स्टेप में आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करोगे ना?
अगले स्टेप में करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो बन जाएगा 2 पाई आर माइनस 0। अगले स्टेप में 2 पाई आर माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं 2 पाई आर माइनस 0 क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर माइनस 0 क्या होगा, 2 पाई आर। तो देखिए कि ये जो 2 पाई है और ये 4 पाई है, तो नीचे 2 बचा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जहां आप कैलकुलेट कर रहे हैं आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 3/2। जल्दी रिस्पॉन्स दे दो, बात समझ में आ गई हो तो। फाइनल आंसर याद रखना है बेटा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपटीशन में डेरिवेशन आते नहीं, और 12th क्लास में भी आप जानते हैं कि जो पहली एनसीईआरटी आपकी है उसका पेपर एमसीक्यू होना है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो ये फाइनल आंसर ही है। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी आया तो आपको ये आंसर याद करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ओके, तो बच्चों अगर n टर्न्स रहे होते, कितने टर्न्स रहे होते, n टर्न्स। अगर n टर्न्स रहे होते, ये जो रिंग यहां पे मैं बना रहा हूं, ये रिंग अगर ये एक नहीं, इसी के साथ फिर एक और रख दी, देखो ये दूसरी रिंग मैंने यहीं पे रख दी, इसी के साथ ओवरलैप करती हुई तीसरी, फिर फोर्थ, और ऐसे ही टोटल n टर्न्स हैं इसके पास, और करंट का फ्लो इसमें आई है, रेडियस इसकी r है, और एक्सियल पोजीशन पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये वैल्यू कब होती है, जब एक ही टर्न होता है, लेकिन अब n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम यहां पर होगा। बात करते हैं डायरेक्शन की। तो यहां तक आते आते ये तो आप सीख ही चुके हैं कि अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो लूप के बाहर आता है। तो इस टाइम इस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर यहां पर आप बैठे हैं तो आपको ये करंट कैसी दिख रही होगी, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर की तरफ होता है, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने इस फॉर्मूले में लिखा है। तो ये माइनस आई कैप डायरेक्शन है इस टाइम। कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई कैप। लूप कैसे अंदर जा रही है, माइनस आई कैप डायरेक्शन है। नमन सारस्वत, गलती सुधारो। ठीक है, रिंग ऐसे नहीं रखी, रिंग ऐसे नहीं रखी, रिंग कैसे रखी है ध्यान दीजिए। हाँ भाई, फाइनल हाथ तो उठा दो, समझ में आ गया हो तो। अगर n टर्न्स हो तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लॉकवाइज करंट है तो अंदर जाता हुआ, क्लॉकवाइज करंट है तो अंदर जाता हुआ। मान लीजिए कि इसी अरेंजमेंट में ये जो रिंग यहाँ पर रखी है, इसी अरेंजमेंट में आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज आर, और करंट ऐसे बनी हुई है, ऐसे करंट ऐसे बनी हुई है, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप के बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से ऐसे होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप मैग्नीट्यूड लिखें तो वो होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। बोलो बात समझ में आ गई। अगर n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। इंपॉर्टेंट है फाइनल आंसर। बच्चों यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, देखिए सीक्वेंस में आपको सभी लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, सीक्वेंस में सारे लेक्चर जो भी अपलोड किए गए हैं प्लेलिस्ट में, सीक्वेंस में देखने पड़ेंगे। अगर आपने बीच में कोई भी लेक्चर मिस किया है और आप सोच रहे हैं कि इसको बिना देखे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। आपको रेगुलर सीक्वेंस में देखना होगा। जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं आपकी, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तभी, क्योंकि कोई पॉइंट कहीं बताया होगा, कोई पॉइंट कहीं बताया होगा, और अब तो सारे पॉइंट मिलके यूज हो रहे हैं।
एग्जाम्पल, बच्चों को साइंस मुश्किल क्यों लगती है? सब्जेक्ट तो सारे एक जैसे ही हैं, कोई भी सब्जेक्ट आसान या कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, लेकिन बच्चों को पता है साइंस मुश्किल क्यों लगती है? एक्चुअली साइंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। और कंटिन्यूटी कहाँ से आती है? डिसिप्लिन से। और आजकल दुनिया में सबसे कम क्या मिलता है? डिसिप्लिन। ये बहुत डिसिप्लिन की बात है कि हमारी 5 to 6 क्लास है, मतलब 5 to 6 क्लास है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 5 to 6 क्लास है, सिंपल, वही प्रायोरिटी है। ऐसे बच्चों की क्लास कभी नहीं छूटती, और अगर छूट गई बाई चांस, होता है कई बार होता है कि इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, मैं मानता हूं, तो डिसिप्लिन इसे कहते हैं कि रात को सोने से पहले रिकॉर्डिंग देख लेनी है, और रिकॉर्डिंग अगर नहीं आई रात को सोने से पहले तो अगले दिन अगली क्लास से पहले तो आएगी। बैकअप 24 घंटे के अंदर कवर करना है और अगले दिन फिर लाइव हाजिर हो जाना है, ऐसे कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आप अपने लेक्चर को मिस नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी मिस नहीं करते हैं, आप रेगुलर देखते हैं, तो फिर आसान ही होगा। प्रॉब्लम ये है आज की दुनिया में कि डिसिप्लिन नहीं है, और इसी में है, आपके अंदर है, ढूंढिए मिलेगी प्रॉब्लम। बच्चों, चाहे आपको मैथ्स मुश्किल लगता हो, चाहे आपको फिजिक्स मुश्किल लगता हो, चाहे आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगता हो, आप थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा अपना, आप ध्यान से सोचिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। एक्चुअली कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट के साथ आपके डिसिप्लिन में दिक्कत हुई है, आलसी हो गए हैं आप। आपने सोचा कि नहीं, इसके बिना ही काम चला लो, इग्नोर कर रहे हैं आप उसको। तो बच्चों, इस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर। तो ये जो आपका पहले वाला जो कॉइल है, पहले वाला जो आप कॉइल देख रहे हैं, इसमें करंट का फ्लो आई है, इसमें करंट का फ्लो आई है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर कहीं आना है। जरा रिप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आने वाली है, इनटू द लूप या आउटसाइड द लूप, लेकिन आएगी तो इसी लाइन पे। डिपेंड की करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसके बिहाफ पे, पर करंट आएगी तो इसी लाइन पे। और मैंने तो करंट का फ्लो बना के दिखा दिया, आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज मैंने बनाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर जाता हुआ बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? पहले कॉइल की वजह से जो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड आया है वो होगा, और इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दी। इसी तरह से यहां पर ये करंट का फ्लो आई है, और यही पर्सन यहीं पे बैठ के जब इसको देखता है तो उसको इसमें भी क्लॉकवाइज करंट दिखी। एग्जामिनर बोल देता है वैसे कि ऑब्जर्वर दोनों ही लूप में क्लॉकवाइज करंट देख रहा है, ऐसा बोल देता है वो सवाल में। तो क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर जाता हुआ बनेगा। तो जितना B1 है उतना ही B2 होगा, क्योंकि मैंने सारा डेटा सेम दिया है, मैंने करंट सेम दिया है, मैंने रेडियस सेम दी है, मैंने डिस्टेंस सेम दी है, तो इसलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएंगे। मतलब अगर ये B है तो फिर ये भी B ही है, B1 और B2 दोनों की वैल्यू B ही है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे कि एक तो माइनस एक्स एक्सिस पर हमें दिख रहा है B, और एक हमें माइनस वाई एक्सिस पर दिख रहा है B। ये इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप B की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप कॉमन लें तो माइनस B यहां से कॉमन हो जाएगा, बचेगा I प्लस जे। B की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ब्रैकेट में लिखा है आई कैप प्लस जे कैप। ये इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। और आप जानते हैं कि एग्जामिनर की मर्जी है कि वो वेक्टर एक्सप्रेशन ऑप्शन में दे
या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको ना मिले, तो ऐसे केस में आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। ये जो वेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट लगा के कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर, ये आएगा √2b। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आपके नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। फिर ये वाला ऑप्शन वहां पे लिखा हुआ होगा। जल्दी से हाथ उठा के रिप्लाई कर दो, बात समझ में आ गई हो तो। ओके बच्चों, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एम्पियर्स लॉ। कुछ सवालों की अभी ऐसी वैरायटी भी है जो मुझे और डिस्कस करनी है, लेकिन थोड़ा सा पहले एम्पियर्स लॉ और पढ़ा दूं उसके बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।